हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्ब फोर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपको फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो और आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं और उनमें वेक्टर लॉ कैसे यूज़ किया जाता है, जिससे चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये ट्राइंगल का। ठीक है, इसमें क्या है कि तीनों कॉर्नर पर तीन चार्ज रख दिए जाते हैं। ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो माना इसकी तीनों साइड जो है वो ए लेंथ की है। ठीक है, तो तीनों साइड अगर ए लेंथ की है तो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। ठीक है, या बीच में कोई चार्ज रख दे और पूछे उस पर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल ही करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ इस चार्ज के ऊपर पूछूं, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी चार्ज क्यू। ठीक है, इस चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स किसके कारण लगेगा, जो दो अदर चार्जेस है उनके कारण लगेगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्ब फोर्स, कूलाम्ब जो बल लगता है वो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्ब फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा, यानी कि इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे आउटवर्ड्स लगेगा। सिमिलरली इस चार्ज के कारण भी इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, देखो इसी लेंथ को आगे बढ़ाया है और इसी लेंथ को आगे बढ़ाया है, तो पहले यहाँ इनके बीच में 60 डिग्री एंगल था, तो यहाँ भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं ये एफ फोर्स इसके कारण, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली इस पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इसमें भी ए स्क्वायर है। लेकिन नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स के लिए देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक सदिश राशि है। तो दो सदिशों का या दो वेक्टर्स का जो नेट रिजल्टेंट हम निकालते हैं उसके लिए दो लो है, एक तो है ट्राइंगल लो और एक है पैरेललोग्राम लो। ठीक है, इन दो लो से कर सकते हैं। ये लो कब होता है, जब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है। ठीक है, तब रिजल्टेंट निकलता है। और ये कब होता है, जब दोनों वेक्टर के टेल मिलते हों आपस में, तब जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में से निकलेगा। तो इन दोनों वेक्टर के टेल मिल रहे हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो इनके बीच में से निकलेगा, एफ नेट। ठीक है, तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर, तो ये F1 है, प्लस F2 स्क्वायर, तो ये F2 है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3F या फिर अंडर रूट 3, और F की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक कई बार इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये फोर्स है तो इसका इधर होगा F cos 60 और इधर होगा F sin 60। ठीक है, फिर इसको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया है, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन करते हैं और उसको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। देखो अगर ये सेम इक्विलैटरल ट्राइंगल हो और तीनों पॉइंट पर चार्ज क्यू रखा हो, साइड तीनों की ए हो, ठीक है, तो बोले इसके सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड हिंदी में बोले तो केंद्रक, याद रखो सेंटर और सेंट्रोइड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोइड के ऊपर अगर कोई चार्ज क्यू रखा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड के लिए क्या होता है। देखो अगर किसी भी चार्ज के ट्राइंगल के कॉर्नर से अगर सेंट्रोइड से कोई लाइन पास करेंगे हम, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है
तो वो सेंट्रोइड से पास होते हुए सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी और उस पर परपेंडिकुलरली कट करेगी। ठीक है, इसको माध्यिका या मीडियन भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर इस कॉर्नर से इस सेंट्रोइड से पास होती हुई अगर कोई लाइन पास होगी तो वो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी और उसको 90 डिग्री एंगल पर कट करेगी। ठीक है, ये सेंट्रोइड हो गया। सिमिलरली यहां से भी निकलेगी तो वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी और उसको 90 डिग्री एंगल पर कट करेगी। ठीक है, अब क्योंकि सभी चार्ज का नेचर सेम है तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम सभी तरीकों पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने ये तरीका किया इसी पे कर लेते हैं। तो एफ नेट, उसके लिए क्या होगा, मेरे को ये एफ और ये एफ देखो सिमेट्री से दिख रहा है, इनकी पोजीशन और इनकी पोजीशन सेम है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ठीक, और ये फोर्स भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो मैं एफ की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये साइड कितनी है एल, और ये जो इस यहाँ सेंट्रोइड से पास होता हुआ जाता है तो इस ट्राइंगल की सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये एंगल पूरा 60 डिग्री था तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये सारी प्रॉपर्टीज इक्विलैटरल ट्राइंगल की है, समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है फिर, अब अगर मैं ये लेंथ निकालूं तो देखो ये पूरी लेंथ ए है तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा a cos 30 इसके अनुरूप। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी a cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3a/2, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी √3a/2। तो चलो f की वैल्यू लिखते हैं कि q1 q2 अपॉन r², इसके बीच के r की वैल्यू क्या है √3a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4kq² अपॉन 3a²। ठीक है, f की वैल्यू इक्वल है। अब देखो ये 30 है ये 90 है तो ये एंगल कितना हुआ 60, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, ये 30 और ये 90 तो ये कितना हुआ 60। सिमिलरली ये भी 30 और ये 90 तो ये कितना हुआ 60, 60 और 60 120, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 120। ठीक है, और इन दोनों की देखो टेल से टेल मिल रही है तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ये एफ और ये एफ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में से बाइसेक्ट होता हुआ ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एफ प्राइम बोल देता हूँ। तो एफ प्राइम की वैल्यू देखो क्या होगी √f² प्लस f² प्लस 2f.f इंटू cos 120 डिग्री। ठीक है, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो f प्राइम की वैल्यू क्या होगी ये f² और ये f², 2f², और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1/2 तो यहाँ हो जाएगा -2f² 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2f² में से f² गया f², यानी कि √f² और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी f हो जाएगी, √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो f प्राइम की वैल्यू है ये f के इक्वल है, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है वो कितना है f है। तो देखो ऊपर भी f और नीचे भी f, भाई f की वैल्यू तो सेम ही है तो f और f एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सेंट्रोइड पर नेट फोर्स ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस इज 0। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड हो गया। ऐसे ही हम कंपोनेंट में भी कर सकते हैं, आई कैप और जे कैप में डिवाइड करके। तो नेक्स्ट हम वो देखते हैं कि कंपोनेंट में डिवाइड करें तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो करते हैं। देखो भाई, कंपोनेंट में डिवाइड अगर हम करेंगे, एग्जांपल इस बार वही सेम ट्राइंगल लिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये क्यू, ये क्यू और ये भी क्यू, और ये सेंट्रोइड हो गया, यहाँ पर भी क्यू रखा है। ठीक है, देखो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, सही बात है, और यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। ठीक है, हमें पता है अगर मैं एंगल डिवाइड करूं तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से भी अगर एक लाइन लाऊं
तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये टोटल देखो वहाँ 120 था तो यहाँ 60, सिमिलरली ये भी कितना होगा 60, और ये एफ है और ये भी एफ है। अब ध्यान से देखो, अब इनके कंपोनेंट करते हैं और इसके कारण जो एफ लगेगा वो तो नीचे लगेगा ही, ठीक है। तो अगर मैं एक्स वाई डायरेक्शन ले लूँ तो मान ली ये एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इस एफ को मैं कंपोनेंट कर रहा हूं तो एफ cos 60 वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस एफ के कंपोनेंट करेंगे तो मैं लिखूंगा एफ cos 60 ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है वाई, यानी कि एफ cos 60 जे के, एफ cos 60 जे कैप, ठीक है। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा एफ sin 60, यहाँ होगा एफ sin 60 और ये एक्स डायरेक्शन में है तो प्लस आई कैप, तो प्लस एफ sin 60 आई कैप, ठीक है। इस बार इसको F1 बोलता हूँ, इसको F2 बोलता हूँ और इसको F3 बोलता हूँ। तो ये F1 वेक्टर की वैल्यू हो गई, F1 वेक्टर ये है टोटल, समझ रहे हो। सिमिलरली F2 वेक्टर देखो, F2 वेक्टर ये रहा, तो इसका देखो F2 cos 60 वो इधर लगेगा, यहां से 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो F2 cos 60 ऊपर की तरफ, यानी कि ये भी प्लस जे कैप, F2 cos 60 जे कैप। फिर देखो F2 sin 60 इस बार इधर आएगा, F2 sin 60, तो ये तो F ही था, F2 तो ये टोटल है ना, तो ये F sin 60, तो F sin 60 इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस F sin 60, क्योंकि माइनस आई कैप डायरेक्शन है ना, तो यहाँ माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और F3 किधर है, वो तो नीचे ही लग रहा है, ठीक है। तो F3 क्या होगा, F3 होगा माइनस एफ जी कैप, नीचे लग रहा है, नीचे माइनस वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पर, अब देखो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, एफ नेट फोर्स क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या है, F cos 60, मैं चाहता तो इसकी वैल्यू भी लिख सकता था लेकिन क्यों नहीं लिख रहा हूं तुम अभी समझ जाओगे, ठीक है। F cos 60 जे कैप प्लस F sin 60 आई कैप प्लस F cos 60 जे कैप माइनस F sin 60 आई कैप माइनस F जे कैप। वेक्टर एडिशन ऐसे ही होगा फिर अब, ठीक है। देखो F माइनस एफ साइन 60 आई कैप और प्लस F साइन 60 आई कैप कैंसिल हो जाएगा, और ये एक और एक दो हो जाएंगे, F cos 60 जे कैप F cos 60 जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा 2F cos 60 जे कैप और ये माइनस F जे कैप। अच्छा cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा F जे कैप माइनस F जे कैप, तो ये F जे कैप कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा नेट 0, ठीक है। तो नेट फोर्स तो 0 ही लगेगा, देखो हम यहां से भी प्रूव कर चुके हैं और यहां से भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सेम आंसर है, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ सीधा वेक्टर लॉ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ वेक्टर कंपोनेंट कर दिया, उसका फैक्टराइजेशन करके और इजीली जोड़ दिया। अब आपको जो इजी लगे आप उससे वो क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे पिछले वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, उसमें भी फैक्टराइजेशन करके और सिंपली ऐड कर दो, आई कैप जे कैप के अंदर आप उसके घटक बना लो और सिंपली ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये लॉ भी तो वहीं से ही आया है, जब हमने 11th क्लास में प्रूव किया था तो ये लॉ वहीं से आया था। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम, और आगे अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके बता दिए,